नमस्कार दर्शकों। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की उस मशहूर कहानी की, जो हम में से बहुतों के दिल के करीब है। कहानी का नाम है बड़े भाई साहब। ये सिर्फ एक पाठ नहीं है, बल्कि हमारे बचपन, पढ़ाई के तरीकों और भाई बहनों के खट्टे मीठे रिश्तों का एक बहुत ही खूबसूरत आईना है। आइए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक गहरे सवाल पर गौर करते हैं। क्या किताबी ज्ञान जीवन के असली अनुभव से बड़ा हो सकता है? सोचिए जरा। यही वो अहम सवाल है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी हुई है, और हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में भी यही रहने वाला है। तो आज के सफर में हम इन मुख्य बिंदुओं से गुजरेंगे। पहला, प्रेमचंद की अमर कहानी की पृष्ठभूमि। दूसरा, दोनों भाइयों का एकदम अलग स्वभाव। तीसरा, परीक्षाएं और उसके साथ बढ़ता हुआ घमंड। चौथा, किताबी ज्ञान बनाम अनुभव की बहस। पांचवा, कटी पतंग वाला वो भावुक पल। और छठा, कहानी में इस्तेमाल हुए मुहावरे और भाषा। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से। प्रेमचंद की अमर कहानी, बचपन और भाईचारे का एक क्लासिक किस्सा। असल में इस कहानी का वर्णन खुद एक छोटा भाई कर रहा है, और दिलचस्प बात यह है कि ये मुंशी प्रेमचंद जी की अपनी ही बचपन की यादों पर आधारित है। होता क्या है कि दोनों भाई घर से दूर एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब जो बड़े भाई साहब हैं वो बेहद अनुशासन प्रिय हैं, मतलब बिल्कुल सख्त, हमेशा किताबों में खोए रहते हैं और अपने छोटे भाई पर एक गार्जियन की तरह पूरी निगरानी रखते हैं। छोटे भाई को डांटना, उसे सही रास्ते पर रखना वो अपना पैदाइशी हक मानते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घरों में अक्सर बड़े भाई बहन करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। दोनों भाइयों का स्वभाव, व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर। अब यहाँ पर कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। दोनों भाइयों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। इसे ऐसे समझिए, बड़े भाई साहब 14 साल के हैं और छोटा भाई महज 9 साल का। उम्र में 5 साल का अंतर। बड़े भाई साहब दिन रात किताबों में सिर गड़ाए रहते हैं, कॉपियों के किनारों पर कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बनाते रहते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा की बुनियाद बहुत मजबूत होनी चाहिए, और इसी चक्कर में वो एक ही क्लास में कई कई साल लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। मुश्किल से 1 घंटा पढ़ता होगा। उसे तो बस मैदान की हरियाली, गिल्ली डंडा और पतंगबाजी से मतलब है। लेकिन विडंबना देखिए, जब रिजल्ट आता है तो वो खेलने कूदने वाला छोटा भाई अपनी क्लास में फर्स्ट आ जाता है, और दिन रात रट्टा मारने वाले बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं। है ना हैरानी की बात? अब देखते हैं भाग 3, परीक्षाएं और बढ़ता घमंड, घटता हुआ शैक्षणिक अंतर। अब जैसे जैसे समय बीतता है, कहानी का ग्राफ भी तेजी से बदलता है। शुरुआत में दोनों भाइयों के बीच 3 कक्षाओं का अंतर था। फिर पहले साल की सालाना परीक्षा हुई, बड़े भाई फेल हो गए और छोटा भाई फिर से फर्स्ट आ गया। तो अब ये फासला घटकर सिर्फ 2 क्लास का रह गया। अगले साल फिर से बिल्कुल यही कहानी दोहराई गई। बड़े भाई ने जी तोड़ मेहनत की, खूब रट्टा मारा, लेकिन फिर से फेल हो गए, और अब दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ 1 क्लास का अंतर बचता है। अब हम सब खुद सोच सकते हैं कि इसका क्या असर हुआ होगा। लगातार अव्वल आने से छोटे भाई के मन में थोड़ा घमंड आने लगा। उसे लगने लगा कि वो पढ़े या ना पढ़े, वो तो पास हो ही जाएगा, उसकी किस्मत तो अच्छी है ही। लेकिन बड़े भाई साहब भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। वो छोटे भाई के इस उभरते हुए घमंड को तुरंत भांप लेते हैं। उसे बहुत ही सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहते हैं कि घमंड किसी का नहीं टिका। रावण इतना बड़ा शिव भक्त था, लेकिन उसका भी सर्वनाश हुआ। वे तरह तरह के ऐतिहासिक और तार्किक उदाहरण देकर समझाते हैं कि सफलता का मतलब अहंकार पालना बिल्कुल नहीं है। एक बार फर्स्ट आ गए तो क्या, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेहनत करना ही छोड़ दिया जाए। यहीं से कहानी अपने सबसे गहरे हिस्से में पहुंचती है। भाग 4, किताबी ज्ञान बनाम अनुभव, शिक्षा प्रणाली पर एक प्रहार। इस हिस्से में बड़े भाई साहब स्कूल की रटंत पढ़ाई से अपनी गहरी हताशा जाहिर करते हैं। उनका साफ कहना है कि बिना सोचे समझे बस तथ्यों को रटते जाना, अलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसे मुश्किल विषयों में दिमाग खपाना, ये सब बहुत थका देने वाला है। वो बड़े ही व्यंग्यात्मक अंदाज में एक उदाहरण देते हैं कि इस समय की पाबंदी जैसे आसान विषय पर पूरे 4 पन्ने का निबंध लिखना, ये तो खुद समय की बर्बादी है ना। उनका सीधा सा तर्क है कि हमारी शिक्षा प्रणाली सिर्फ रट्टा मारना सिखा रही है, जिसका असल जिंदगी से कोई सीधा जुड़ाव है ही नहीं। और इसी तर्क के दौरान बड़े भाई साहब एक बहुत ही मार्मिक और गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, अम्मा और दादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी उन्हें संसार का अनुभव हमसे अधिक है। मतलब चाहे कोई कितनी भी डिग्रियां क्यों ना ले ले, लेकिन जब घर चलाने की बात आती है या कोई अचानक बीमारी आ जाए तो वहां किताबें काम नहीं आती।
वहां काम आता है जीवन का तजुर्बा। बड़े भाई ये साबित कर देते हैं कि असली समझदारी तो दुनिया देखने और अपने से बड़ों के अनुभव से ही आती है। अब आते हैं कहानी के सबसे भावुक हिस्से पर। भाग 5, कटी पतंग और आत्मज्ञान। कहानी का भावनात्मक चरम। तो होता यूं है कि एक शाम छोटा भाई हॉस्टल से दूर एक कटी पतंग को लूटने के लिए पागलों की तरह दौड़ रहा होता है। तभी अचानक बीच रास्ते में उसकी टक्कर बड़े भाई साहब से हो जाती है। बड़े भाई तुरंत उसका हाथ पकड़ लेते हैं और गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो और अभी भी बच्चों की तरह पतंग के पीछे भाग रहे हो। फिर वो बहुत ही प्यार और जिम्मेदारी के साथ समझाते हैं कि मैं तुमसे उम्र में 5 साल बड़ा हूं और तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकना मेरा कर्तव्य है। ये वो पल था जिसने छोटे भाई को अंदर तक झकझोर दिया। उसे अपने छोटेपन का गहराई से एहसास होता है। सारा घमंड चूर चूर हो जाता है और वो पूरी श्रद्धा के साथ अपने बड़े भाई के आगे सिर झुका लेता है। और तभी एक कटी पतंग उनके बिल्कुल ऊपर से गुजरती है। बड़े भाई लंबे तो थे ही, उन्होंने उछलकर डोर पकड़ी और फिर दोनों भाई एक साथ खुशी खुशी हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े। ये खूबसूरत दृश्य दिखाता है कि उस सख्त बड़े भाई के अंदर भी एक मासूम सा बच्चा छिपा था, जिसने सिर्फ अपने छोटे भाई का भविष्य संवारने के लिए अपने बचपने को दबा रखा था। चलिए अब बात करते हैं भाग 6 की। मुहावरे, भाषा और संदेश। प्रेमचंद की भाषाई समृद्धि। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा कितनी पैनी और असरदार है, ये बात इस कहानी के मुहावरों से साफ झलकती है। कहानी में सिर पर नंगी तलवार लटकना यानी हर वक्त एक डर सा बना रहना, आड़े हाथों लेना मतलब अच्छी खासी डांट लगाना और लोहे के चने चबाना जैसे कई शानदार मुहावरों का बहुत ही सटीक इस्तेमाल हुआ है। सच कहूं तो इन्हीं मुहावरों ने बड़े भाई की उस डांट, फटकार और लंबे चौड़े उपदेशों को इतना जीवंत बना दिया है कि पढ़ते वक्त हमें वो डांट बिल्कुल असली लगने लगती है। और अगर शब्दावली पर नजर डालें तो भाषा की ये विविधता वाकई कमाल की है। कहानी में आपको संस्कृत से आए तत्सम शब्द जैसे जन्म सिद्ध और चेष्टा मिलेंगे। वहीं आम बोलचाल वाले तद्भव और देशज शब्द जैसे आंख, घुड़कियां और दाल भात भी देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, तालीम, स्कीम और टाइम टेबल जैसे अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द भी बहुत ही सहजता से इस्तेमाल किए गए हैं। ये उस दौर की आम मिलीजुली हिंदुस्तानी भाषा का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, जिसने इस कहानी को सबके लिए इतना आसान और अपना सा बना दिया। तो दर्शकों, इस पूरे विश्लेषण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पढ़ाई में मेहनत और अनुशासन तो बहुत जरूरी है, लेकिन घमंड किसी का सगा नहीं होता। असली समझदारी सिर्फ किताबों को रट लेने में नहीं है, बल्कि दुनिया को करीब से देखने और अपने बड़ों के तजुर्बे का सम्मान करने में है। अब इन सब बातों के बाद हम आज की इस चर्चा को इसी आखिरी और अहम प्रश्न के साथ विराम देते हैं कि आखिर डिग्री या तजुर्बा असली जीवन में सफलता की सच्ची चाबी है क्या? ये एक ऐसा गहरा विचार है जिस पर हम सभी को ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए